तो नहीं है यहाँ पे। अभी आ रही है आवाज? सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किया था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग एक एलिमेंट के लेते थे और उसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से माइनस कर देते थे, एंड देन वी यूज टू ऐड नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय एनी लिगेंड। ठीक है, तो अगर 6 लिगेंड है तो वो 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। उसी बेसिस पे हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किया था, और उस रूल के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में होंगे वो उसके आगे उसी पीरियड में जो नोबल गैस एग्जिस्ट करती है उसी के इक्वल होंगे। तो नोबल गैसेस जैसे हमारे पास हैं, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, तो, तो तो अगर कोई भी एलिमेंट इस सीरीज में है, कोई भी एलिमेंट इस सीरीज में है, या कोई भी एलिमेंट इस सीरीज में है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास होंगे वो 36, 54 एंड 86 होंगे रिस्पेक्टिवली। अब ये उसका जो EAN रूल है उसका एक दूसरा वेरिएंट आ जाता है विच इज कंसिडर्ड एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या होता है कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आयरन है तो आयरन के पास Fe का क्या है 26 एटॉमिक नंबर है, और Fe+3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके पास कितने हो जाएंगे 25 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 23 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे। बट हमें ये 23 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना, हमें क्या लेना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेना है। तो Fe+3 की ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन से लिख देता हूँ 3d6 4s3। तो Fe+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 3d3 4s0। तो 3d5 4s0 हो जाएगी, तो इसके ऊपर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 5। सो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी पीरियड का हो, उसके हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड जितने भी हैं, और दो एक एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो ऐड कर देंगे, तो 5 17 आ रहा है। ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो हर कोई एलिमेंट या हर कोई कॉम्प्लेक्स फॉलो नहीं करता। जो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल। जो ये नहीं करते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 18 से ज़्यादा होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन 18 से कम होंगे, और फिर वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 18 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अगर उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है 18 से, तो वो इलेक्ट्रॉन सॉरी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, सो दैट उनका 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें। एंड देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम कर सकते हैं। Now the complexes of D8 metal having coordination number 4 also obey neither EAN rule nor 18 electron rule। तो जो D8 metals होते हैं जैसे निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इनकी इन सब की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d8 4s2। तो ये इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ये 4 है तो जो भी कॉम्प्लेक्स इनके साथ बनेंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो कभी भी नहीं करते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल रूल। अगर हम लोग करके भी देखना चाहें तो वो नहीं होगा। जैसे निकल Cl4 2 नेगेटिव, तो इसमें निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2 निकल
प्लस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3D8। और Cl कितने हैं, 4 Cl हैं। तो अब हम लोग टोटल लेके चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4 क्लोरीन है, और एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 8, तो ये कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से ये सारे NiCl4, NiCN4 जो निकल वाले ग्रुप हैं, उनके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कंपाउंड बनता है तो उनके पास कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, या EN रूल वो फॉलो नहीं करता है। हाँ बोलो। किसमें? ये जो डी, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी के भी तो साथ में होंगे ना। दो थोड़ी ना रहेंगे उसके इलेक्ट्रॉन। बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमेरिज्म में एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल फार्मूला, कंपाउंड्स की क्या होंगी, केमिकल फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, या तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा या स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। स्टीरियो आइसोमेर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मतलब बॉन्ड सीक्वेंस जरूर सेम होगा, जो एटम जहाँ से लगा वो वैसे ही लगेगा, बट उनका जो 3D स्पेशल अरेंजमेंट है, एक आगे हो सकता है एक पीछे हो सकता है, इस तरीके से जो 3D अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्या होना चाहिए, इनका बॉन्ड सीक्वेंस शुड बी सेम। ठीक है, और अगर हम लोग जैसे ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो सी सी बॉन्ड रोटेशन जब पॉसिबल होती है तब वो कॉन्फर्मेशन हो जाते हैं, और सी डबल बॉन्ड सी होता है तो वो चेंज नहीं हो सकता है, मतलब वो रोटेट नहीं हो सकता, तो वो क्या बन जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाते हैं। ओके, एनीवेज, तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में इतने सारे तरीके के हैं, मेजरली आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन आयनाइजेशन हाइड्रेशन सिमिलर टाइप के हो जाते हैं, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 4 टाइप के, बाकी हम लोग सब पढ़ेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर आइसोमर्स पढ़ते हैं। तो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स जिनका भी कटिए क्या? तो इसका जब आयनाइजेशन करेंगे तो CONH3 5 Br 2 नेगेटिव अलग होगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव ये अलग है, ये 2 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो CO5 SO4 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे जब ये आयनाइज होगा तो डिफरेंट
रेडिकल्स ये रिलीज करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग मैं AgNO3 डालूंगा तो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर मैंने AgNO3 डाल दिया तो AgBr का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा, येलो PPT आ जाएगा, पेल येलो PPT, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो आयनाइजेशन है उसके कोऑर्डिनेशन के बाद Br यहाँ पे, तो इन सबको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। इसमें जैसे ये दिखा रखा है CONH3 5Br, जब Br अंदर होता है तो इसका कलर होता है रेड वॉयलेट, और जब SO4 अंदर होता है तो उसका कलर होता है रेड। तो दोनों के कलर में डिफरेंस है। डिफरेंस किस वजह से? क्योंकि उनकी बॉन्ड एक बार SO4 कॉम्प्लेक्स के अंदर है और एक बार Br अंदर है, तो उनके जो क्रिस्टल फील्ड्स जो स्प्लिटिंग होगी वो कम या ज़्यादा उस बेसिस पे हो सकती है, जिसकी वजह से उनका कलर क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। इसके बारे में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और कैसे एग्जांपल हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास और भी एग्जांपल है, जैसे CONH3 5Cl SO4। तो एक बार SO4 क्या है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, और एक बार SO4 क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यहाँ पे भी NO3 अंदर है और यहाँ पे NO3 बाहर हो गया, SO4 अंदर है और यहाँ पे SO4 बाहर है। तो ऐसा आइसोमर जो आयनाइजेशन पे, ऑन आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट रेडिकल, जो आयनाइजेशन पे डिफरेंट रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे उनको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलेंगे। बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, ये हो जाएगा -2 हुआ ना, +2 हो जाएगा, +3 करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड 1 है और ये जो कंपाउंड 2 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेम ही दिखेगा। दोनों में एक कोबाल्ट है, 2 अमोनिया है, 2 वाटर है, 2 क्लोरीन है और एक Br है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम है, बट अगर आयनाइजेशन करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा रेडिकल जनरेट होगा, Br नेगेटिव का जनरेट होगा, और इस कॉम्प्लेक्स में Cl नेगेटिव का जनरेट होगा। इन दोनों में अगर मैं AgNO3 डालूंगा तो यहाँ पे AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और यहाँ पे AgBr का येलो PPT, जिसके बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों कंपाउंड सेम है या अलग है। नाउ वी कम टू द हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी एक तरीके का आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होता है। कि हाइड्रेट आइसोमरिज्म में होगा क्या, हाइड्रेट इज बेसिकली वाटर, तो जैसे CuSO4.5H2 होता है, तो ये जो 5 H2 है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स के बाहर भी हो सकता है। तो इस तरीके के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है CrCl3.6H2, ठीक है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस तरीके से बना रखा है, CrH2O6Cl3, एंड एक बार दूसरा आइसोमर जो इसका एग्जिस्ट करता है CrH2O5Cl Cl2.H2। तो एक बार क्या है कि यहाँ पे 6 के 6 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दूसरी बार में क्या है 5 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर एज अ हाइड्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो वन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है।
तुम्हें यहाँ पे समझना नहीं है, समझना ये है कि अगर तुमसे पूछा गया है कि ये कंपाउंड है और इसका तुम आयनाइजेशन आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर बनाओ तो तुम कैसे बनाओगे? ठीक है, तो कुछ को तुम्हें अंदर रखना है, कुछ को बाहर रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मेरे पास कंपाउंड है CO H2O ट्वाइस NH3O Cl3, ठीक है। और अब मैंने तुमसे पूछा कि इसका आयनाइजेशन या हाइड्रेट आइसोमर तुम बनाना है। तो अगर इसका हाइड्रेट आइसोमर बनाओगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अंदर है, और हाइड्रेट मॉलिक्यूल में क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो सकता है। तो मैं क्या बना सकता हूँ, इसको H2O अंदर रख देता हूँ, एक Cl मैं अंदर ले आता हूँ, यहाँ से Cl अंदर ले आया, NH3 एज इट इज रख दिया 4। टोटल जो लिगेंड्स होंगे वो 6 ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, Cl2.H2, ठीक है। ये जो H2 है वो क्या हो गया, बाहर की साइड पे आ गया, तो ये हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तुम्हें कुछ नहीं करना, हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वाटर एक बार अंदर होता है, एक बार बाहर होता है। आया समझ में ये? हाँ, तो हाइड्रेट आइसोमर्स में एक बार वाटर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी पे रहेगा, और एक बार वो कहाँ पे रहेगा, प्राइमरी वैलेंसी पे रहेगा। यहाँ पे तुम इसको डिसोसिएट करोगे तो वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा। ये बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं वो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, तो ये तो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये ऐसी पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसका कुछ लेना देना नहीं है, बस एक वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर बहुत ही सिंपल है, ऐसे लिगेंड्स, और जो लिगेंड्स होंगे वो जनरली एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होंगे। तो जब भी कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो लिंकेज आइसोमरिज्म जरूर शो कर रहा है। लिंकेज आइसोमरिज्म इज कि मेटल किस एटम के साथ लिंक्ड है, ठीक है। जैसे मेटल अगर वो SCN के साथ लिंक्ड है तो एक आइसोमर हो गया, और मेटल अगर NCS के साथ है तो वो दूसरा आइसोमर हो गया। इसमें क्या है, दोनों आइसोमर में लिंकेज एक बार सल्फर से है और एक बार नाइट्रोजन से, तो दोनों ही क्या है, अलग अलग लिंकेजेस हैं और ये अलग अलग कंपाउंड है। तो अगर तुम देखोगे तो Cu SCN है, ठीक है, और दूसरा क्या है NCS, ठीक है। तो अब दोनों कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस बस यही है कि एक बार सल्फर ने लोन पेयर दिया है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया। तो ये दोनों केमिकल फॉर्मूला तो दोनों का ही सेम है कि और जब अटैचमेंट होगी तो वो डिफरेंट तरीके से एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। तो इसके कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। दूसरा केस क्या है, यहाँ पे NO2 है और ONO हो गया, तो यहाँ पे N आइसोमर हो गया और ये क्या हो गया, O आइसोमर। तो ये जनरली कब फाइंड आउट हो, कब मिलेगा, जब हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स अवेलेबल होंगे। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड अवेलेबल नहीं, लिंकेज आइसोमरिज्म तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कैटायन होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एनायन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे CuNH3 होल 6 एंड CrCN होल 6, ठीक है। तो ये तो कंपाउंड हो गया। अब मैं अगर इसके लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दूं, तो ये दोनों
क्या है, कंपाउंड अलग अलग हैं। इधर क्या है, कोबाल्ट किसके साथ जुड़ा है, अमोनिया के साथ जुड़ा है। और यहाँ पे कोबाल्ट किसके साथ जुड़ा है, साइनाइड के साथ। यहाँ पे क्रोमियम साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ था और यहाँ पे क्रोमियम किसके साथ जुड़ा हुआ है, अमोनिया के साथ। तो जब लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं या मेटल दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में एक्सचेंज हो जाता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का हम लोग क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। तो मेटल है या लिगेंड है वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एक कोबाल्ट है, एक क्रोमियम है, NH3 6 है और CN6 है। इसी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस दोनों का स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम अमोनिया से जुड़ा है और यहाँ पे क्रोमियम साइनाइड से जुड़ा है। तो अगर लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं दोनों ही केसेस में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल सा ही, आई डोंट थिंक सो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे देखिए CuNH3 4 and PtCl4 एंड PtCl4, अब मैं इसके लिगेंड्स क्या कर दूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा। Cl को इधर ले आता हूँ, नहीं इससे बेटर है मैं मेटल एक्सचेंज कर देता हूँ। कॉपर को मैं इधर ले आता हूँ और प्लेटिनम को इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा PtNH3 4 एंड CuCl4। तो बस क्या हो गया, मेटल दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक्सचेंज हो गए, लिगेंड एज इट इज वहीं पर रह गए। तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब क्या है कि पोजीशन भी एक्सचेंज हो सकती है। अब पोजीशन एक्सचेंज होने का क्या मतलब है कि ये कहाँ होगा, ये सबसे पहले उन्हीं का केसेस में होगा जहाँ पे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्जाम्पल में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी है। जैसे ही ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बना तो एक मेटल इधर हो गया, एक मेटल इधर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, NH3 4 है और यहाँ पे क्या है, NH3 ट्वाइस एंड Cl2 है। तो अब क्या कर सकते हैं कि दूसरा कॉम्प्लेक्स ऐसे बन सकता है, Cl को इधर कर दो तो Cl NH3 थ्राइस CO एंड CO NH3 थ्राइस Cl। तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस एक Cl जो पहले दोनों Cl इस कोबाल्ट से अटैच थे, ये दोनों Cl इस कोबाल्ट से अटैच थे। अब क्या होगा, एक कोबाल्ट इधर चला गया और एक NH3 इधर आ गया, तो यहाँ पे 3 अमोनिया हो गए, एक क्लोराइड हो गया और यहाँ पे 3 अमोनिया एक क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पे NH3 4 है और यहाँ पे NH3 ट्वाइस Cl2 है, तो Cl को इधर भेज देंगे तो Cl NH3 थ्राइस CO पूरा सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या, एक Cl चला गया तो एक Cl बचेगा और एक NH3 क्या होगा, यहाँ पे आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 6 से ऊपर इतना आराम से नहीं जाएगा। 6 से ऊपर जैसे कॉम्प्लेक्स जाएगा, कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही केसेस में 6 ही रहना चाहिए। बस तुम क्या कर सकते हो, लिगेंड एक्सचेंज कर सकते हो। एक जगह एक लगा हुआ है तो उसको आप एक्सचेंज कर दो, दूसरे लिगेंड से एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म कहाँ पॉसिबल होता है, लिगेंड आइसोमेरिज्म उन लिगेंड्स के साथ पॉसिबल होता है जहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स में ही पॉसिबिलिटी है आइसोमेरिज्म करने की। सो फॉर एग्जांपल ये है हमारा कंपाउंड 1,2 डायअमीनो प्रोपेन, ठीक है, या 1,2,3। तो ये प्रोपाइलिन डायमीन हो गया, यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन अगर मैं लिख देता हूँ तो 1 और 2 दोनों पे ही अमीनो पोजीशन है और यहाँ पे क्या है 1 2 3। ठीक है, तो इथिलीन 1 3 डायमीन हो गया ये। ठीक है, तो 1 3 डायमीनो प्रोपेन। दोनों ही केसेस में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही लिगेंड का सेम है, लेकिन जब ये मेटल के साथ अटैच होगा तो काफी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये बनाएगा इस तरीके का। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रही है और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लिगेंड दोनों डिफरेंट है। अगर दो लिगेंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और वो फर्दर कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं तो उन केसेस में लिगेंड आइसोमेरिज्म दिखाना बहुत ही आसान होता है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत रेयर होंगे। यही एक एग्जाम्पल है, इसको तुम याद कर लेना।
एक और एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास, ऑर्थोटोलुडीन, मेटाटोलुडीन एंड पैराटोलुडीन। तो एनिलीन लिया, और अगर ऑर्थो पे CH3 है, मेटा पे CH3 है या पैरा पे CH3, तो तीन तरीके का आइसोमेरिज्म दिखाए जा सकते हैं। अगर मेटल के साथ NH2 इस तरीके से लगा हुआ है तो वो एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होगा। अगर मेटल के साथ NH2 करके मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और अगर इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो तीन अलग अलग पोजीशंस पे लगे होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म शो। तो तीन लिगेंड्स हैं, तीनों लिगेंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जस्ट द पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इज डिफरेंट, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर टाइप का आइसोमेरिज्म है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों केसेस में सेम नहीं होता है। तो पहली चीज़, आइसोमेरिज्म वही होते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म इसलिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक जो मोनोमर होता है वो 2 बार, 3 बार, 4 बार कंबाइन करता चला जाता है और सिमिलर टाइप का कॉम्प्लेक्स देता रहेगा, बस उसमें जो रेशो होगी वो सेम रहेगी। तो अगर मैं इधर देखूँ, PTNH3 थ्राइस Cl2 है, तो इसमें एक प्लेटिनम है, 2 अमोनिया है और 2 क्लोराइड आयंस है। अब उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स है, PTNH3 4 PTCl4, इसमें 2 प्लेटिनम हो गए, 4 NH3 है और 4 Cl है। एक और कॉम्प्लेक्स है, PTNH4 थ्राइस PTNH3 थ्राइस Cl3 का होल ट्वाइस, 3 प्लेटिनम हो गए, 6 अमोनिया है और 6 है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो रेशो है इनके कॉम्बिनेशन की, वो 1 प्लेटिनम, 2 अमोनिया एंड 2 क्लोराइड है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 6 ही आएगा। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स अगर तुम दिखेगा, तुम्हारे पास 3 कंपाउंड होंगे और तुमसे पूछा जाएगा किस तरीके का है, तो अगर उनमें पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म दिख रहा हो, ठीक है, नंबर ऑफ जो ईच एटम है या ईच लिगेंड एंड मेटल है, अगर वो एक प्रॉपर रेशो में है तो उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ रियल आइसोमेरिज्म, रियलिटी में ये आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि इनका केमिकल फार्मूला सेम नहीं है, सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला इज रेशो, जो PTNH3 ट्वाइस Cl2, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये सेम है। अगर इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नाउ वी कम टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसा होता है? अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, जो बॉन्ड सीक्वेंस होगा वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। इसमें क्या डिफरेंट होगा कि स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में किस तरीके की अरेंजमेंट है, कौन सा लिगेंड आगे है, कौन सा लिगेंड पीछे है। अगर इस तरीके की अरेंजमेंट में डिफरेंस हुआ, एक लिगेंड पहले आगे था अब वो पीछे चला गया दूसरे केस में, दूसरा आइसोमर में, तो उन केसेस में उसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब ये स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल तुम्हें पता ही होगा, जो सिस ट्रांस वाले होते हैं, सिस ट्रांस या फैक्मर वाले होते हैं, उनको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कंसिडर करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, उस तरीके के आइसोमरिज्म ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में फॉलो होते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो बहुत सबकी होती है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमें मिलती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हर एक कार्बन एटम जिसके पास कायरल कार्बन है, जिसके चारों एटम डिफरेंट है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बट यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर है, और मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो रही है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन शो करता है और कौन शो नहीं करता है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, पहली चीज़, हमारे पास तीन तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं। एक हो गया टेट्राहेड्रल,
एक हो गया स्क्वायर प्लेनर और एक हो गया ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे जो इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है CN4 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें से टेट्राहेड्रल तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। दोनों शो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो भी सारी पोजीशंस हैं वो सारी सेम है। बॉन्ड एंगल सबका सेम है। बॉन्ड एंगल सबका सेम होने की वजह से कोई भी सिस और ट्रांस पॉसिबिलिटी टेट्राहेड्रल में होती नहीं है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स नहीं दिखाते, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स ही क्या दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा पाते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं क्या। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स विद विच एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है वो किसका है, या तो टेट्राहेड्रल में होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर में होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो पहली चीज, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये बिल्कुल भी शो करते ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो लिगेंड की जो ज्योमेट्री होती है उसकी जो एडजेसेंट पोजीशन होते हैं वो सारे सेम है। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के देखूं तो ये A है, ये B C D है। तो ये A के साथ में ये भी A के नीचे है और ये भी A के नीचे। तो A के जो नीचे है 3 पोजीशंस जस्ट A के नीचे है। ऐसा नहीं है कोई भी अपोजिट है और कोई भी साथ में है। तो इसमें क्या होता है कि एक पोजीशन डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, बाकी 3 पोजीशन सेम डायरेक्शन में होता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये इस डायरेक्शन में, बाकी 3 पोजीशन इसके नीचे है। ये इस डायरेक्शन में और बाकी 3 पोजीशन इसके नीचे है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सारी ही पोजीशन उसके सिस बैठती है, कोई भी ट्रांस बैठता ही नहीं है, या सारी पोजीशन एडजेसेंट है उसके, एकदम साथ में है, एकदम अपोजिट कोई भी पोजीशन इसके नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी पोजीशन आइडेंटिकल आ जाती हैं और सारी पोजीशन आइडेंटिकल होने की वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीजन लिखा। तो रीजन ये है बिकॉज ऑल द लिगेंड इन दिस ज्योमेट्री आर एडजेसेंट पोजीशन। सारे जो लिगेंड्स हैं इस ज्योमेट्री में सारी एडजेसेंट पोजीशन है रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे को अगर हम लोग देखें तो सारी एक दूसरे के आसपास की पोजीशंस है और इनके बीच में सबका जो एंगल होता है वो 109.28 डिग्री होता है। तो किसी भी एंगल से ये जो पोजीशंस है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होती है। तो ये जनरली क्वेश्चन आता है कि व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो तुम क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तुम बनाओगे और उसमें बताओगे कि इसमें जो सारी पोजीशन है वो एडजेसेंट है और सारी पोजीशंस आइडेंटिकल ही होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी सिस और ट्रांस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, नाउ वी कम टू दिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बहुत तरीके के कॉम्प्लेक्स पॉसिबल हैं, जैसे MA4, MA3B, MAA2, MAAB, where AA stands for डाइडेंटेड लिगेंड। तो जब डाइडेंटेड लिगेंड होंगे और जो दो जगह से अटैच हो सकता है उस तरीके का लिगेंड है। तो MA4, MA3B, MAA2 और MAAB ये जो कंपाउंड्स हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि अगर मेरे पास मेटल है और ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, तो जब चारों ही लिगेंड सेम है तो सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है नहीं है। M A A A B। अब यहाँ पे क्या है कि ये B पोजीशन है। अब यहाँ पे भी सिस ट्रांस देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिस ट्रांस के लिए मिनिमम 2 डिफरेंट चाहिए होता है लिगेंड्स। ठीक है, या तो चारों डिफरेंट हो या 3 डिफरेंट हो या मिनिमम 2 डिफरेंट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट हमें चाहिए। ठीक है, 2 तो लिगेंड डिफरेंट है लेकिन मिनिमम 2 जगह तो हमें चाहिए। अगर B यहाँ पे होता है A2B2, बी इधर होता है तो वो ट्रांस हो जाता है, बी इधर होता है तो सिस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तीनों पोजीशन पे ए लगा है जिसकी वजह से हम लोग वो बता ही नहीं सकते कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। अब जब डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं तो जैसे ए ए ए, अब इस केस में भी सारे लिगेंड सेम ही हैं। सारे लिगेंड सेम होने की वजह से यहाँ पे भी सिस ट्रांस पॉसिबल
नहीं है। ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, इस टाइप में भी सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को बी कर दूं तो ज़रूर पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो ए के यहाँ पे भी ए है, तो अगर सेम लिगेंड दोनों ही पोजीशन पे अटैच होगा तो हम लोग सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे उस केस में। तो ये 4 3 4 5, ये 5 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे सिस ट्रांस बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कहाँ पॉसिबल होता है? Ma2B2 में। सो Ma2B2 में जहाँ पे 2 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड्स दूसरे हैं और उन दोनों की जो अमाउंट है वो 2 है, तो उस केस में हमारे लिए दिखाना पॉसिबल होता है। जैसे PTNH3 ट्वाइस एंड Cl ट्वाइस, तो 2 NH3 है और 2 Cl है, तो इसमें जब दोनों NH3 साथ में है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या है? सिस आइसोमर है। और जब दोनों NH3 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? ट्रांस आइसोमर बन जाता है। इसके लिए अगर हम लोग करें PTPyCl2 तो PTPyPy stands for pyridine and PTClClPy। हाँ, बना तो रहा हूँ मैं। रोटेट करके मतलब? हाँ हाँ, वो तो तुम कैसे भी कर सकते हो, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता रोटेशन का। मतलब पी वाई अगर इधर है तो तुम इसको इधर भी लगा सकते हो और ये पी वाई इधर भी हो सकता है, किसी को कहीं पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा लो, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे सब सेम ही बनेंगे, तो एक ही बात है वो। यहाँ पे 2 Cl अपोजिट हैं और 2 NH3 अपोजिट है, तो ये ट्रांस हो गया, और यहाँ पे दोनों CH3 और दोनों NH3 एक ही जगह पे हैं, तो ये सिस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब नेक्स्ट इज Ma2BC। तो Ma2BC में क्या है, 2 लिगेंड सेम होने चाहिए ए वाले, और 2 लिगेंड और होते हैं, मतलब ओवरऑल हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड्स होंगे यहाँ पे और 2 सेम होंगे। तो अगर 2 हमारे पास लिगेंड सेम है तो उनके बीच में हम लोग सिस और ट्रांस कर सकते हैं। अगर दोनों लिगेंड साथ में लगे होंगे तो वो सिस आइसोमर, और वो दोनों लिगेंड अगर अपोजिट लगे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांस लिगेंड। इस केस में के 2 बार प्रेजेंट होने की वजह से सिस ट्रांस आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स है MBCD, मतलब 4 लिगेंड अलग है, चारों लिगेंड अलग हैं तो सिस ट्रांस तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है, लेकिन हम लोग 3 आइसोमर जरूर बना सकते हैं। पहले में मैंने क्या किया, NH3 को इधर लिखा, ठीक है, फिर Br Cl एंड Py अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B C एंड P लगा। फिर दूसरे में क्या किया, NH3 को मैंने एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे कांस्टेंट रखना है, फिर Br को मैंने यहाँ रखा, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया तो Cl इधर चला गया, Py इधर चला गया। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, हम लोग Py को एज इट इज सेम पोजीशन में लिखेंगे, फिर B और Cl को चेंज कर देंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे, लेकिन सिस और ट्रांस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 लिगेंड यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है। सिस ट्रांस कब दिखेगा, जब लिगेंड एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो हमें सिस ट्रांस देखना आसान है उस केस में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन आइसोमरिज्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उसके लिख सकते हो। नेक्स्ट इज एम, ठीक है, तो अब लिगेंड है, लिगेंड में डाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन उसमें एक एटम अलग है और एक एटम अलग है। जैसे यहाँ पे NH2CH2CO ग्लाइसिन ले रखा है, और ग्लाइसिन में एक जगह पे नाइट्रोजन बॉन्ड करा है और एक जगह पे ऑक्सीजन,
तो जब दोनों साइड पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन साथ में होंगे, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन साथ में है, तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर हो गया। इसको इस तरीके से ऐसे दिखा दिया, ठीक है। GLY लिखा है, GLY स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन। तो ये हो गया सिस आइसोमर। और लेकिन जब ये नाइट्रोजन यहाँ लगा और ये नाइट्रोजन इधर आ जाए और ऑक्सीजन इधर आ जाए और उल्टी तरीके से ये लग जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। जैसे यहाँ पे N इधर है, O इधर, N इधर। तो तुम्हें जब डाइडेंटेड लिगेंड मिलेंगे तो तुम्हें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे तुम साइकिल बना सकते हो। 4 ऐसे बनाया। तो ग्लाइसिन में एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन होगा इधर, पूरा कंबाइन कर दो, और दूसरे में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपोजिट है, तो ये ट्रांस आइसोमर है। यहाँ पे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, इसको मैं सेम रख लेता हूँ और इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये हो गया सिस आइसोमर। तो इस तरीके के डाइडेंटेड लिगेंड में भी सिस आइसोमरिज्म पॉसिबल, सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज ब्रिज बाय न्यूक्लियर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर ही होंगे, लेकिन ये किस टाइप के हैं, ब्रिज के हैं। तो ब्रिज के अंदर जो ये वाले ब्रिजेड लिगेंड्स हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता सिस ट्रांस में। बस हमें किसको है, इसको देखना नहीं है, हमें ये चार जो पीछे लगे हुए हैं इन चार का ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला केस है कि यहाँ पे Cl इधर है और इधर Cl इधर है, PET3 इधर है और PET3 इधर है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, सिस। Cl इधर है और यहाँ पे दूसरी साइड पे Cl इधर है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। अगर दोनों Cl एक ही साइड पे आ जाए और दोनों PET3 एक ही साइड पे आ जाए, तो उसे अनसिमेट्रिक बोलेंगे। ये कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो नहीं होगा। तो ठीक है, सिस ट्रांस होगा जब दो लिगेंड दोनों ही साइड पे अलग अलग हो। जैसे इधर होगा मेटल ए ए और बी, अगर इस तरीके से हो तो यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होता। कब पॉसिबल है, जब ए बी और बी ए इस तरीके से हो, ठीक है। जैसे तुमने वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C डबल बॉन्ड C होता है, अगर ए इधर लगा हो और बी इधर लगा हो, तो ये किसी टाइप का सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होता, ठीक है। ये कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कब है, जब ए भी इधर लगा हो और ए भी इधर हो, या फिर अगर एक ही कार्बन पे दोनों एटम से जुड़े होते हैं, तो उसको उस केस में इस तरीके की सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कर लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाँ F2A3B3, तो तुम कह रहे हो कि प्लैटिनम हम लोग सेम रखेंगे और यहाँ पे 3 लिगेंड्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे ए और बी,
अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में करें तो हाँ क्या बोल रहे हो? ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास अगर MS6 होगा, सारे ही लिगेंड सेम होंगे। अगर 5 लिगेंड सेम है और एक लिगेंड डिफरेंट है और 3 लिगेंड अटैच एंड डाइडेंटेड, तो ये जो टाइप के जो लिगेंड्स होंगे ये सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शो कर सकते हैं वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टाइम तो हो ही गया अब, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, जो ज़्यादा बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है? आयनिक बॉन्डिंग तो खत्म हो गया, कोवलेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग।